नेशनल पावर की बात करते हैं, जब भी हम पावर की टर्म यूज़ करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, तो वी डोंट मीन इंडिविजुअल पावर, वी मीन्स पॉलिटिकल पावर। मतलब कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पावर होती है वो बेसिकली हमारे पास पॉलिटिकल पावर होती है। ये एक साइकोलॉजिकल रिलेशन होता है बिटवीन दोज हु एक्सरसाइज इट एंड दोज अवर होम इट इज एक्सरसाइज। सो वी कैन से दैट पावर ऑफ सम काइंड इज बेसिकली द मीन्स ऑफ विच द स्टेट इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। कि स्टेट के अंदर ऐसे मीन्स जिसके थ्रू स्टेट जो है अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है ऑन दी अनदर स्टेट इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। तो बिकॉज स्टेट दो तरह की पॉलिसीज बनाती है, यह एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ये हमने फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी पढ़ा था। तो अब यहाँ पर जो पावर है वो किसी भी स्टेट की पॉलिटिकल पावर है जिसके थ्रू वो अपनी विल को इम्पोज करती है ऑन दी अदर स्टेट। सो हम कह सकते हैं कि पावर is the ability to control the behavior of the other state in accordance with their own will, कि अपनी विल के मुताबिक दूसरी स्टेट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये एक ऐसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। सो मार्जिन ने हमारे पास पावर को डिफाइन किया था। मार्जिन कैन डिफाइन पावर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉलिटिकल एक्टर्स इन दैट एक्टर हे एज द एबिलिटी टू कंट्रोल द माइंड एंड एक्शन ऑफ एक्टर बी। कि दो स्टेट है हमारे पास, उसमें एक स्टेट के पास ऐसी एबिलिटीज का होना जिसके थ्रू वो दूसरे स्टेट की माइंड और एक्शन को कंट्रोल कर सके। तो जो है इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे स्ट्रॉन्गर और वीकर स्टेट की। कि स्ट्रॉन्गर स्टेट हमेशा जो है वो कंपेल करती है वीकर स्टेट्स को कि टू डू समथिंग और टू डोंट। मीन स्ट्रॉन्गर स्टेट अगर किसी काम के करने के लिए विलिंग नहीं है तो वीकर स्टेट वो काम नहीं कर सकती। तो नेशनल पावर के अंदर जो है हमारे पास आ जाता है नेशनल पावर इज सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन, रॉ मटेरियल एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर। इट्स बेसिकली इंक्लूड इट्स सिविल डिवोशंस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशंस, दैट then its technical know-how, its national character और quantitative element that determine the total strength of the nation। यानी कि नेशनल पावर के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो नेशन की टोटल स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिस और एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल पावर, यानी कि कोई भी स्टेट किन ग्राउंड पर अपनी पावर को अटेन कर सकती है। तो उसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स आ जाते हैं, एक होता है टेंजिबल एलिमेंट, दूसरा है नॉन टेंजिबल एलिमेंट। हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टेंजिबल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। टेंजिबल एलिमेंट में अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट फैक्टर है वो है हमारे पास ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मीन्स किसी भी स्टेट की ज्योग्राफी की क्या पोजीशन है, वो कहाँ स्टैंड करती है। अब ज्योग्राफी में उसका क्लाइमेट आ जाता है, उसकी पोजीशन आती है कि इंटरनेशनल लेवल पर वो स्टेट कहाँ स्टैंड करती है, उसकी लोकेशन क्या है। सो ज्योग्राफी या टेरिटरी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टेट की पावर को डिटरमिन करने में। इसमें एग्जांपल हम अमेरिका की ले सकते हैं कि अमेरिका जो सुपर पावर बना था वो अपनी ज्योग्राफी की वजह से बना। नेक्स्ट इसमें हमारे पास पॉइंट क्या है, पॉपुलेशन। शुरू में ये जूम किया जाता था कि जो मोस्ट पॉपुलर नेशन होती है वो दे आर ऑलवेज पावरफुल, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है कि अगर हम पॉपुलेशन को डेवलप कंट्रीज़ के अंदर देखें तो उनके लिए ये एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर यही पॉपुलेशन हम अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर देखें तो ये पॉपुलेशन उनके लिए सोर्स यानी साइन ऑफ वीकनेस है। उनकी जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली द बर्डन ऑन दी नेशनल इनकम। सो अगर लोग जो हैं या पीपल जो हैं वो इतने डिवोटेड है या उनके अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं कि वो अपनी स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो फिर वो स्टेट की पावर को एनहेंस करेंगे। लेकिन अगर वही पॉपुलेशन ऐसी है कि मतलब वो इतनी स्किलफुल नहीं है, इतनी एजुकेटेड नहीं है या डिवोटेड नहीं है अपनी स्टेट के हवाले से, तो फिर वो पॉपुलेशन स्टेट पर एक बर्डन होगी या हम कह सकते हैं कि उनके लिए साइन ऑफ वीकनेस होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर इतनी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दो स्टेट की, चाइना और अमेरिका की। एज हम जानते हैं कि चाइना जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, लेकिन स्टिल वो अमेरिका के मुकाबले में नहीं है। अमेरिका जो है वो सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हुआ था। तो अब अमेरिका की पॉपुलेशन को हम कंपेयर करें चाइना से, तो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी एज कम्पेयर टू अमेरिका। तो अमेरिका की पॉपुलेशन कम है चाइना के लिहाज से, लेकिन फिर भी वो सोल सुपर पावर है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा मायने नहीं रखती। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या पॉइंट है, टेरिटरी और साइज। जैसे कि पॉपुलेशन जो है अगर उसमें स्किल पीपल नहीं है तो वो स्टेट के ऊपर एक बर्डन होगी। तो इसी तरह एरिया के लिहाज से या टेरिटरी के लिहाज से भी हम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो लार्ज एरिया जिन स्टेट्स का होता है वही स्टेट स्ट्रांग होती हैं। हमारे सामने बहुत सी ऐसी जो एग्जाम्पल मौजूद हैं कि बहुत सी स्टेट जो हैं उनका एरिया और साइज लार्ज है लेकिन वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो इसमें हमारे पास टेरिटरी में ये भी आता है कि अगर हमारे पास स्टेट्स जो हैं वो हमारे पास किसी स्टेट के पास जो है माउंटेनियस एरिया है तो उसके मुकाबले में जो फिर प्लेन एरिया होगा वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो इसी तरह
स्टेट के पास अगर जो है फर्टाइल लैंड है तो उनके लिए ये फैक्टर हेल्पफुल होगा किस लिहाज से, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे पॉपुलेशन का ये एजम्पशन था कि ज़्यादा पॉपुलर स्टेट जो है वो स्ट्रांग होगी, तो ज़्यादा जो पॉपुलर स्टेट है वही स्ट्रांग होगी। तो अगर उसे प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर हम कंपेयर करें तो ऐसा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। तो ऐसे ही टेरिटरी जो है ये भी आउटडेटेड फिलॉसफी है कि ज़्यादा जिस स्टेट का ज़्यादा एरिया है ज़रूरी नहीं है कि वही हमारे पास पॉपुलर सिटी हो। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या पॉइंट है, नेचर रिसोर्सेज। नेचर रिसोर्सेज क्या है, ये भी किसी स्टेट की पावर को डिटरमिन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेचर रिसोर्सेज आर बेसिकली द गिफ्ट ऑफ द नेचर। ठीक है, हम क्या कहते हैं, ये कुदरत की तरफ से हमें मिले गिफ्ट हैं, ठीक है, कुदरत की तरफ से। तो इसमें हमारे पास फर्टिलिटी ऑफ साइल आ जाती है, ऑयल, आयरन, कॉपर, गैस, कोयल एक्सेट्रा, ये तमाम हमारे पास रिसोर्सेज आ जाती हैं। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टेट की पावर को डिटरमिन करने में। इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आरब और कुवैत की, कि ये दोनों बहुत ही स्मॉल स्टेट है, लेकिन ड्यू टू देयर ऑयल रिच रिसोर्सेज दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी। इसमें एक ड्रॉबैक ये था ना जो नेचुरल रिसोर्सेज थी कि उसमें कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज नहीं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू हम जो है इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके। तो फिर वो रिसोर्सेज के होने, नेचुरल रिसोर्सेज के होने का हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। तो मेन पॉइंट इसमें यह है कि नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी का एडवांस होना भी जरूरी है। तो जिन स्टेट की ज़ाहिर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है तो उनका अपना एक स्टेटस और एक पोजीशन होती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सो टेक्नोलॉजी सिर्फ हमें इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में नहीं बल्कि हर जगह पे काम आती है। जैसे हम एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर देखें, होम यूज मशीनरी में देखें, या और भी मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर हम जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टेट की पावर को डिटरमिन करने में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स वी इंक्रीज द नेशनल इनकम और इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। ये भी हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन को ही अफेक्ट नहीं करता बल्कि कि ये सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर्स और जो रिलीजियस रिलेशंस होते हैं उन पर भी इसके इम्पैक्ट होते हैं। अब मौजूदा दौर जो है वो एक इकोनॉमी का दौर है। अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट ने कहा था कि जो स्टेट मिलिट्रिकली स्ट्रांग होंगी, जिनकी मिलिट्री पावर स्ट्रांग होगी, तो उन्हीं को हम पावरफुल जो स्टेट है वो कंसिडर करेंगे। लेकिन फिर इसी पॉइंट को लेते हुए लिबरिस्ट ने कहा था कि इकोनॉमी इज द कंसिडर द बैकबोन ऑफ द एवरी स्टेट। कि उसने कहा था कि इकोनॉमी जो है ये बेसिकली बैकबोन है किसी भी स्टेट की। तो अगर जो है कोई स्टेट इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है तो उन्हीं को हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कंसिडर करेंगे और उन्हीं को हम जो स्ट्रांग जो है वो स्टेट कंसिडर करेंगे। इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं रशिया और अमेरिका की। रशिया जो है वो अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो फ्लॉप हो गई थी, और अमेरिका अपने इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हुआ था। तो इसलिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी स्टेट की पावर को डिटरमिन करने में। अब इसमें जो रियलिस्ट ने बात की थी मिलिट्री पावर पोजीशन की, तो मिलिट्री पोजीशन का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो किस लिए ज़रूरी है? स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, स्टेट की इंटेग्रिटी के लिए ज़रूरी है। बट जो इकोनॉमिक लिहाज से अगर हम देखें तो इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टेट की पावर को डिटरमिन करने में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मीन किसी भी स्टेट के लिए गवर्नमेंट जो है एक वर्किंग मशीनरी है, और गवर्नमेंट को वर्किंग मशीनरी इसलिए कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के लिए स्टेट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी फॉर्मुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर गुड फॉरेन पॉलिसी होगी तो ये जो है स्टेट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, कि हमारे पास अब अगर हम देखें हमारे पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, हमारे पास मटीरियल्स भी मौजूद हैं, लेकिन उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे या हमारी पॉलिसीज ऐसी नहीं है, तो फिर ये सब रिसोर्सेज हमारे लिए बेकार हैं, हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। तो किसी भी स्टेट का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि गवर्नमेंट इसमें हमारे लिए हेल्पफुल होती है कि वो चूज करती है फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को और मेथड्स को। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी और जो इंटरनल पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नेशनल पावर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? मिलिट्री एडवांसमेंट। मिलिट्री एडवांसमेंट ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे कि हमने बात की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के अंदर कि रियलिस्ट ने क्या कहा था कि मिलिट्री पोजीशन का स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जाहिर है इसका स्ट्रांग होना किस लिए ज़रूरी है? स्टेट के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी स्टेट तभी सर्वाइवल करेगी अगर उसकी जो है मिलिट्री जो है वो एडवांस होगी। यानी कि ये स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, स्टेट की इंटेग्रिटी के लिए ज़रूरी है। वही जो हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बात की थी कि मिलिट्री का स्ट्रांग होना किस लिए ज़रूरी है। तो ये अब जैसे कि हम लोग के पास पहले ट्रेडिशनल वेपन्स यूज़ किए जाते थे, तो ट्रेडिशनल वेपन्स को क्या किया गया था? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया गया। तो इसी तरह जो है मिलिट्री का एडवांसमेंट होना भी ज़रूरी है। तो ये थे हमारे पास टेंजिबल एलिमेंट्स।